Hello guys, welcome to MB Pathshala's YouTube channel. My name is Himanshu, your VRC mentor. So today we have philosophy RC and I believe this is going to be an interesting one. So जैसा हम लोग यूजुअली करते ही हैं, पहले मैं आपको एक RC शो करूंगा, then we will take it for discussion. So let me show you the RC first. Okay, so guys, this is a medium difficulty philosophy RC. This is the first slide, second slide, third slide, first question, second, third, and fourth. ओके सो करते हैं स्टार्ट आज का डिस्कशन. लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्लाइड. Among 20th century spiritual teachers, few provoked as visceral a reaction as Osho, whose central philosophical idea was that enlightenment required not the renunciation of desire but its full conscious inhabitation. Okay, so now this डिस्कशन इज अबाउट ओशो. आई थिंक ओशो का नाम सब लोगों ने सुना है, ठीक है. बहुत वेल नोन फिगर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, फिलोसफिकल फिगर रहे हैं, ठीक है. सो फिलोसफी की तो ओशो की बात हो रही है. सो 20th सेंचुरी में बहुत ही कम ऐसे फिलोसफर्स रहे हैं या स्पिरिचुअल टीचर्स रहे हैं जिन्होंने इस लेवल का रिएक्शन या इस लेवल का प्रोवोकेशन जनरेट किया है ऑडियंस में, नॉर्मल लोगों में, जिस लेवल पे ओशो ने किया है. और उनका ना, ओशो का जो फिलोसफिकल आइडिया था वो ये था कि जो एनलाइटनमेंट है, ठीक है, वो ये रिक्वायर नहीं करता कि आप डिजायर को गिव अप कर दो. रिनंसिएशन का मतलब होता है गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना. तो वो ये रिक्वायर नहीं करता कि आप अपनी इच्छाओं को त्याग दो, ठीक है, बल्कि वो ये रिक्वायर करता है दैट यू एक्चुअली inhabitate consciously those desires, which means that you fully accept that you are a person with desires, uh, with things that you want in life. Okay, so it does not require you to give up on the idea of desires, right? Okay, just a second. ओके सो इनका ना जो सोचने का तरीका था थोड़ा अलग था. नॉर्मली स्पिरिचुअल टीचर्स ये बोलते हैं कि जो दुनिया है, जो मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स है, उसको गिव अप करो. ये कहते हैं कि भाई उसको एक्सेप्ट करो, मान के चलो कि आपकी ज़िंदगी का पार्ट है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट फुली. ओके, सो थोड़ा डिफरेंट सोचने का तरीका है. रिजेक्टिंग द एस्थेटिक लीनिएज दैट इक्वेटेड स्पिरिचुअल सीरियसनेस विद सेल्फ डिनायल. अब ये रिजेक्शन एस्थेटिक लीनिएज का, अब एस्थेटिक कौन होता है? एस्थेटिक वो इंसान होता है जिसने दुनियादारी को त्याग रखा है, जिसको रोटी कपड़ा और मकान टाइप्स चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो कि कंफर्ट्स और डिज़ायर्स को परस्यू नहीं करता. आई थिंक ओशो की तो हम लोगों ने सब ने इमेजेस देखी हैं, तो वो तो इस फिलॉसफी के नहीं थे कि आपको एक बहुत बेसिक लाइफ जीनी चाहिए. तो ओशो ने रिजेक्ट कर दिया था उस तरह का लीनिएज जो कि एस्थेटिक है. और पहले ऐसा माना जाता था कि भाई एस्थेटिज्म जो है वो स्पिरिचुअल सीरियसनेस को सेल्फ डिनायल के साथ इक्वेट करता है. सो इट्स लाइक कि यार अगर तुम सीरियसली एक ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअल है, तो आप एस्थेटिक होगे तभी आप स्पिरिचुअलिटी को लेके सीरियस हो, और उसके लिए सेल्फ डिनायल इंपॉर्टेंट है. सेल्फ डिनायल, एस्थेटिज्म, ये सारे काफ़ी ना रिलेटेड टर्म्स हैं, क्योंकि सेल्फ डिनायल का मतलब भी वही होता है, आपने अपनी लाइफ में कंफर्ट्स वगैरह को गिव अप कर दिया. तो उनके पहले यही माना जाता था, स्पिरिचुअलिटी तो भाई तभी मानी जाएगी जब आपने सेल्फ डिनायल किया है. ही प्रपोज्ड द फिगर ऑफ द ज़ोरबा द बुद्धा, a synthesis in which earthy sensuality and meditative awareness were not opposite to be reconciled but a single continuous movement. Okay, so ये वो पहले ये वो ऐसे इंसान थे जिनका ये मानना था कि earthy sensuality, now sensuality is related with desires. ओके, क्योंकि जो आपके सेंसेस होते हैं वो परसीव करते हैं
कंफर्ट को, वो परसीव करते हैं चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो सेंसेस, ओके, लाइक वी ऑल नो व्हाट सेंसेस आर, राइट। तो ही वाज समवन जो कि इन दोनों चीज़ों को ना एक साथ लेके चलते थे, ओके, मेडिटेटिव अवेयरनेस और सेंसुअलिटी, ये दोनों चीज़ें एक साथ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, ओके। ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ज़ोरबाता बुद्धा, दैट इज द सिंथेसिस, द कमिंग टुगेदर ऑफ अर्थी सेंसुअलिटी एंड मेडिटेटिव अवेयरनेस। और वो ये बोलते थे कि ये दो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको जानबूझ के रिकंसाइल करनी पड़ेंगी। रिकंसाइल का मतलब होता है समझौता कराना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग एंटिटीज हैं जिनके बीच में आप समझौता कराओगे, बल्कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, ओके। इट्स अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट मीन्स दैट देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स। क्योंकि पुरानी स्पिरिचुअलिटी थी, वो क्या बोलती थी कि यार अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लेके सीरियस हो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, कंफर्ट्स को, प्लेजर्स को गिव अप करना पड़ेगा। इनका मानना ये था कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन दोनों चीज़ों को आपको जानबूझ के साथ में लाना पड़ेगा, लाइक दे आर ऑलरेडी अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। वेयर क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी हैज जनरली ट्रीटेड द बॉडी एज एन ऑब्स्टिकल टू ट्रांसेंडेंस, ओशो इन्वर्टेड द हायरार्की, द बॉडी fully lived became the very ground on which transcendence could occur। अब यहाँ पे ना पहले पुरानी स्पिरिचुअलिटी में माना जाता था कि भाई आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसेंडेंस के रास्ते में एक रोड़ा है, एक रुकावट है, ठीक है। ट्रांसेंड का बेसिकली मतलब होता है टू गो बियॉन्ड, ओके। नाउ स्पिरिचुअलिटी के सेंस में टू गो बियॉन्ड योर बॉडीली प्लेजर्स, हायर, है ना, हायर थिंकिंग, हायर थॉट प्रोसेस। तो यार आप जब आप बॉडी के अंदर हो तो पुरानी स्पिरिचुअलिटी मानती थी कि आप शरीर में फंसे रहोगे, बिकॉज बॉडी की अपनी डिज़ायर्स होती हैं, आपको अच्छा खाने को चाहिए, आपको अच्छा रहने को चाहिए। तो हायर थिंकिंग में बड़ी चीज़ें, मतलब इन अ मोर स्पिरिचुअल सेंस आप कैसे सोचोगे। तो ये पुरानी सोच थी। ओशो ने इसको इन्वर्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई बॉडी को अगर आप ढंग से जियोगे, ठीक है, अगर आप डिज़ायर्स वगैरह पूरी करोगे, तो वो एक्चुअली एक व्हीकल बन जाएगा जिसके थ्रू आप उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो, ट्रांसेंड कर सकते हो, बॉडी को क्रॉस कर सकते हो, हायर डायमेंशंस में जा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू हिम बॉडी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग द हायर डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, बट इट्स एक्चुअली अ वे इन विच इफ यू फुल्ली लिव लाइफ, अब फुल्ली लिव लाइफ का इन्होंने मीनिंग नहीं समझाया, बट मेरे हिसाब से फुल्ली लिविंग लाइफ का यहाँ जो मीनिंग होना चाहिए वो यही होना चाहिए, प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करो, कंफर्ट्स को एक्सपीरियंस करो। एंड आई थिंक वी हैव ऑल सीन द विजुअल्स ऑफ ओशो। वो खुद अपनी लाइफ एक बड़े मतलब बहुत लग्जरी के अंदर जीते थे, है ना। तो मोस्ट पॉसिबली उनका जो मैसेज है वो यही है कि अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से जियो, वही तुम्हारे ट्रांसेंड करने का माध्यम बनेगा, ओके, वेयर यू कैन एक्चुअली like go to the higher dimensions of spirituality. This was less a doctrinal innovation than a deliberate provocation aimed at centuries of guilt-based religiosity. So author says कि ये कोई नया इनोवेशन नहीं था, ठीक है, कोई नई डॉक्ट्रिन उन्होंने नहीं बनाई थी, बल्कि जानबूझ के किया हुआ एक प्रोवोकेशन था जो कि इतने सालों की जो गिल्ट बेस्ड रिलीजन का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको टारगेट करे। बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप प्रोवोक करते हो तो लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक प्रोवोकेशन था, किस चीज को, पुराने वाले रिलीजन के फंडे को जो अभी तक चला आ रहा था, गिल्ट बेस्ड। गिल्ट बेस्ड का मतलब जैसे अगर आप लग्जरी में जी रहे हो तो पुरानी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो बोलेगी कि यार दिस इज समथिंग विच इज वर्ल्डली डिजायर, इसको त्यागो, ये तो दुनिया है, इसके बाद असली लाइफ चालू होती है, राइट। वो सारे कंसेप्ट जो हम जानते हैं। तो ये उस वाली फिलॉसफी में ना एक तरीके से ओशो टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु सेड लाइफ को आप बहुत प्लेजर कंफर्ट वगैरह के साथ जियो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी उससे रुकने नहीं वाली। इनफैक्ट बॉडी बिकम्स द मीडियम थ्रू विच इफ यू लिव फुली देन यू कैन रीच द हायर डायमेंशंस, ओके। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस thing, okay, it's not like two different things. Yet this philosophy generated its own internal strain.
लेकिन जो ओशो की फिलॉसफी थी ना कि स्पिरिचुअलिटी और लाइक फुली लाइफ को जीना, बॉडीली डिजायर्स वगैरह को जीना, ये जो दोनों चीजें ओशो साथ में लेके आए थे, उनकी फिलॉसफी के खुद के इंटरनल स्ट्रगल्स चालू हो गए, इंटरनल स्ट्रेन आ गया। अब इंटरनल स्ट्रेन क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया देखते हैं। अ टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंडिविजुअल spontaneity and freedom from external authority nonetheless required. In practice, a guru whose authority over disciples' daily lives, their dress, their labor, even their intimate relationship within his communes grew increasingly total. अब देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि एक तरफ तो ओशो का मानना ये था कि आपको फ्रीडम के साथ लाइफ जीनी है, आप एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर आपको इनकी फिलॉसफी को फॉलो करना है तो आपको एक गुरु को फॉलो करना पड़ेगा। अब गुरु जो है वो आपके ऊपर फुल अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, आपकी हर चीज को गुरु डिक्टेट करता है। तो फिर ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि एक तरफ तो आपकी फिलॉसफी है फ्रीडम की, जो चाहे वो करो, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी का आपके ऊपर, एक्सटर्नल अथॉरिटी आपके ऊपर चलेगी नहीं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, आपको एक गुरु की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो गुरु है वो भी तो एक तरह की अथॉरिटी ही है भाई। जो गुरु है वो भी तो एक तरह की अथॉरिटी ही है जो कि अपने डिसाइपल्स को कंट्रोल करेगा, हर चीज को, ड्रेस, लेबर, इंटीमेट रिलेशनशिप मींस क्लोज रिलेशनशिप, लव एंड ऑल, और ये टोटल अथॉरिटी है, ठीक है। अब क्रिटिक्स ने इस चीज को पकड़ लिया, ओके, क्योंकि हर मूवमेंट के क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स को अब इस चीज में कमी दिख गई कि भाई आप कहते हो कि फ्रीडम से जीना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पे जो आपका जो पूरा सेटअप है, ठीक है, मोस्ट पॉसिबली इनका जो खुद के जो आश्रम वगैरह होंगे वहां पे इनकी अथॉरिटी चलती होगी, ओके। तो उस कंटेक्स्ट में शायद ये बोला गया होगा कि लेकिन एज अ गुरु आप भी तो अपने डिसाइपल्स को फुल्ली कंट्रोल करते हो, हर चीज तो आप डिसाइड करते हो उनकी लाइफ के अंदर, कपड़े पहनना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर ये क्या बात हुई, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो क्रिटिक्स ने ये चीज पकड़ ली। Critics seized on this asymmetry. How could a philosophy of radical sovereignty means independence, coexist with communal structures that concentrated interpretive and material power in a single figure? Question mark. अब सिंगल फिगर कौन होगा यहाँ पे? मोस्ट पॉसिबली ओशो को ही बोला गया है कि भाई तुम जिस तरह की बातें करते हो फ्रीडम की, एक्सटर्नल अथॉरिटी से अलग होने की, ओके, तो उस तरह की फिलॉसफी की बात करते करते, रेडिकल सेल्फ सोवरेनिटी की बात करते करते, ये जो पूरा फिलॉसफी है कैसे कोएग्जिस्ट कर सकता है विद अ कम्युनल स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल फिगर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ठीक है। ओशोज डिफेंडर्स काउंटर्ड। अब ओशो के सपोर्टर्स आ गए। अब ओशो के सपोर्टर्स ने क्या बोला? ओशोज डिफेंडर्स काउंटर्ड दैट सरेंडर टू अ मास्टर वाज इटसेल्फ अ मेडिटेटिव डिवाइस। अब ओशो के डिफेंडर्स ये बोलते हैं कि गुरु की अथॉरिटी जो है वो अपने आप में एक मेडिटेटिव डिवाइस है, मतलब मेडिटेशन का एक तरीका है, एक तरीके की मेडिटेशन है। अ टेम्परेरी स्कैफोल्ड, अब ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। अ टेम्परेरी स्कैफोल्ड मतलब ये एक तरह का टेम्परेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर है गुरु की अथॉरिटी, मेंट टू डिसॉल्व द ईगोज रेजिस्टेंस रादर देन अ परमानेंट हायरार्की। देखो इन्होंने देखो लॉजिक क्या दिया, सपोर्टर्स ने लॉजिक ये दिया कि गुरु की अथॉरिटी जो तुम्हारे पे एक्सरसाइज हो रही है ना, वो फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग है तुम्हारी ईगो को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी ईगो के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करना तभी तो तुम सीखोगे ना कि ईगो कैसे डिसॉल्व होगी। तो ये परमानेंट चीज नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट हायरार्की, ठीक है, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज वेयर वी आर टीचिंग यू हाउ टू डिसॉल्व योर ईगो। So in that sense, it's a type of meditation or a meditative practice, right? Okay. तो ये कुछ वैसी ही बात है जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि भाई अगर गॉड है, गॉड को सब पता है, तो फिर ये लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों होती है? तो अ लॉट ऑफ पीपल कम विद दिस लॉजिक कि भगवान आपको सिखाना चाहता है, ओके, वो आपको इसमें भी उसका कोई एक बड़ा मैसेज है, एक लर्निंग है, ये कुछ वैसी बात है, ठीक है। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम तो खुद ही अथॉरिटी हो, तो फिर कैसे? तो देन दिस इज द लॉजिक ऑफ द सपोर्टर्स,
Detractors read the same arrangement as evidence that anti-institutional rhetoric has simply produced institution by another name. Detractors मतलब इनके फिलॉसफी को ना मानने वाले लोग जो डिट्रैक्ट हो रहे थे या डिट्रैक्ट करना चाह रहे थे, वो ये बोलते हैं कि जिस तरह का अरेंजमेंट तुम लोगों ने कर रखा है ना, मतलब ओशो ने कर रखा है, वो एविडेंस है कि एंटी इंस्टीट्यूशनल रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब भाषणबाजी। अब ऑब्वियसली ओशो तो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में बोलते थे ना, कि कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, वो तो हर तरह के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ थे। तो ये जो एंटी इंस्टीट्यूशन भाषणबाजी जो तुमने की है ना, ये अपने आप में सिंपली एक तरीका है इंस्टीट्यूशन बनाने का, एक नई इंस्टीट्यूशन जो कि तुम खुद हो। तो बेसिकली तुम बाकी लोगों की अथॉरिटी खत्म करके ना, तुम खुद की अथॉरिटी यानी कि इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे चालू करना चाह रहे हो। तुम चाह रहे हो कि ये लोग अब मेरी बातें माने। ओके, तो ये लोगों का मानना था जो उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है, कि बस ये तो एक नाम है कि एंटी इंस्टीट्यूशन, बट द पॉइंट इज कि बाय saying that you are anti-institution, you have actually started your own institution by another name. Osho himself seemed unbothered. ओशो को इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी देखो, अभी तक जो है ओशो ने कुछ बोला नहीं। ओशो के सपोर्टर्स और ओशो के डिट्रैक्टर्स, ओशो के सपोर्टर्स और ओशो के क्रिटिक्स आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को लॉजिक दे रहे हैं। ओशो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओशो हिमसेल्फ सीम अनबॉदर्ड बाय दिस चार्ज। ओशो को कोई इस चार्ज से फर्क ही नहीं पड़ता। इंसिस्टिंग दैट a demand for consistency came from minds still attached to fixed identity, precisely the attachment his teachings sought to dissolve. ओशो बोलते हैं या इंसिस्ट करते हैं कि कंसिस्टेंसी डिमांड करना उन माइंड्स की फितरत है जो कि अभी भी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ अटैच्ड है। प्रिसाइसली द अटैचमेंट हिज टीचिंग सॉट टू डिसॉल्व। और ओशो की टीचिंग्स यही बोलती हैं कि तुम्हें फिक्स्ड आइडेंटिटी की साथ जो अटैचमेंट है उसको डिसॉल्व करना है। देखो, इसको एक ऐसे समझना, लॉजिक इज समथिंग दैट डिमांड्स कंसिस्टेंसी। ओके, कि अगर कोई चीज यहां पे एप्लीकेबल है तो यहां पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी कंसिस्टेंसी आएगी। ओशो बोलते हैं लेकिन ये कंसिस्टेंसी को सीख करना भी अपने आप में एक तरह का अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी भी अपने आप में कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ओके, इस कंसिस्टेंसी से भी तुम्हें अपने आप को आजाद करना है टेक्निकली। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी डिमांड करना इज ऑल्सो समथिंग दैट वुड बी like it would indicate that you are still attached to fixed identity. ओके, तो इस तरह की फिक्स्ड आइडेंटिटी को ही तो मैं डिसॉल्व करना चाह रहा हूं। एक तरीके से अगर आप समझोगे तो इसका मीनिंग ये है, तुम मेरे से डिमांड मत करो कि मैं क्या कर रहा हूं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद 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 व्हाट आई जनरली टेल यू, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। और तुम ये सोच रहे हो कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तुम इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारी फिक्स्ड आइडेंटिटी है। बट मेरी टीचिंग्स भी तो यही कहती हैं कि फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इन रियल वर्ल्ड देयर शुड बी नो प्रॉब्लम if there is no consistency. Okay, consistency is something that is demanded by people who have a fixed mindset, and I'm trying to dissolve that. He treated contradiction not as a flaw to be resolved, but a evidence that a living philosophy could not be reduced to a stable system without falsifying itself. अब यहाँ पे ना देखो, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में कोई गलती नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि जो टीचिंग्स वो बता रहे हैं वो टीचिंग्स इनके खुद के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने इसको कैसे जस्टिफाई किया? ये बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन कोई गलती थोड़ी है, कॉन्ट्रडिक्शन तो एक एक्चुअली सिस्टम का एक पार्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन होना नेचर में एक दिस इज समथिंग दैट्स बाउंड टू हैपन। बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट अ फ्लॉ जिसको तुम रिजॉल्व करोगे, बल्कि अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन एक एविडेंस है कि एक लिविंग फिलॉसफी को ना तुम एक स्टेबल सिस्टम में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ओके, विच मीन्स कि एक सिस्टम में कॉन्ट्रडिक्शन होना लाजमी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप क्या कहते हैं जिसको सोच के आप सरप्राइज होना चाहिए। ओके, दिस इज समथिंग दैट्स समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। इट लाइक टू गिव यू एन एनालॉजी, फॉर एग्जांपल जैसे रियल वर्ल्ड में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। कहने के लिए हर इंसान बराबर होता है, बट वी ऑल रियलाइज कि हमारे लिए रूल्स अलग हैं,
और बहुत से लोगों के लिए रूल्स अलग है. ओके, a lot of people have a lot of approach, a lot of people have a lot of advantages from day one. तो रूल्स आर नॉट इक्वल फॉर एवरीवन. तो एक असली सिस्टम में जो चीज मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं हो सकती. ठीक है, या जो रूल बने हुए हैं हो सकता है मेरे पे अप्लाई हो सकता है किसी और पे अप्लाई नहीं हो. ओके, तो ओशो भी यही बोल रहे हैं कि इनकंसिस्टेंसी या फिर व्हाट यू कैन से कॉन्ट्रडिक्शन इज समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम. ओके, इसको लेके परेशान नहीं होना है, राइट. This stance let him absorb criticism as confirmation rather than refutation, a rhetorical move that troubled skeptics even as it insulated the teaching from conventional standards of philosophical coherence. इससे हुआ क्या? इससे ये अपने आप को क्रिटिसिज्म से बचा पाए. He was able to absorb criticism as a confirmation rather than a refutation. देखो, क्रिटिसिज्म से ये साबित हो गया कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं, या जो मेरी सोच है या जो मेरी फिलॉसफी है बिल्कुल सही है. ओके, और ये एक ऐसा रेटोरिकल मूव था जिससे स्केप्टिक्स भी लाइक ट्रबल में आ गए. उनको भी समझ में नहीं आया कि अब क्या बोले, बिकॉज इनका जो लॉजिक जो था वो एक्चुअली इनकी टीचिंग्स को ना कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोहेरेंस से डिटैच कर रहा था, इंसुलेट कर रहा था. तो बेसिकली ओशो का कहना ये था कि जो कन्वेंशन है ना, कि आपकी टीचिंग्स में, आपकी कथनी और करनी में कोहेरेंस रहना चाहिए. ओके, वो कोहेरेंस मेरे केस में अप्लाई नहीं करता. सो व्हाट ही इज एक्चुअली सेइंग, व्हाट द ऑथर इज टेलिंग अस, इसकी जो ये ओशो का जो लॉजिक जो था ना, उससे स्केप्टिक्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, बिकॉज now by giving the logic that he just gave, he was able to insulate his teachings from the conventional standards of coherence, which means like the sort of stability and similarity that we expect in the way what one says and what one does. What remains contested decades on is whether that immunity to critique reflects genuine insight into the limits of consistency or merely a convenient device for deflecting scrutiny that any authority figure might find useful. अब जिस चीज़ पे आज तक बहस चल रही है, जो कंटेस्टेड है कई डेकेड्स के बाद भी, वो ये है कि जो ओशो को इम्यूनिटी मिल गई थी, क्योंकि ओशो ने जो लॉजिक दिया उससे उनको इम्यूनिटी मिल गई अपने क्रिटिसिज्म से, तो क्या वो एक जेन्युइन इंसाइट था कि कंसिस्टेंसी हर जगह अप्लाई नहीं करती, या कंसिस्टेंसी हर जगह एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, या फिर वो एक तरीका था डिफ्लेक्ट करने का, लोगों को गुमराह करने का, जो कि एक अथॉरिटी फिगर अपने फेवर में यूज कर सकता है. ओके, सो दैट इज अ डिबेट दैट हैज स्टिल नॉट बीन रिजॉल्व्ड. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज. देखते हैं क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following best captures the central concern of the passage? मेन आइडिया क्या है? The passage describes Osho's synthesis of sensuality and meditation as a doctrinal innovation. यहीं से गलत हो गया. Passage में already mentioned है it was not a innovative thing that successfully resolved the historic conflict between body and transcendence in Indian philosophy. Obviously, this is also wrong. He was not trying to resolve the conflict in Indian philosophy. Okay, कुछ हद तक इन्होंने एक लॉजिक दिया अपना, and we have talked about that, but it's not like that he was specifically trying to resolve a conflict in Indian philosophy, so this is obviously eliminated. The passage argues that Osho's philosophy was fundamentally inconsistent and that his communes ultimately discredited his claim to have transcended institutional religion. Okay, अभी ये पता है गलत क्यों है? क्योंकि ना ऑथर ये नहीं बोल रहा कि उसकी जो फिलॉसफी वो इनकंसिस्टेंट थी, वो बोल रहा है कि ये डिबेट अभी तक चल रहा है कि एक्चुअली वो इनकंसिस्टेंट ही था, ओके, या फिर उसकी फिलॉसफी सही थी या उसका लॉजिक सही था. सो दैट इज स्टिल, द डिबेट इज स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड. ओके, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो रॉन्ग दैट द कम्यून्स डिस्क्रेडिटेड हिज क्लेम टू हैव ट्रांसेंडेड इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, बिकॉज वी नो कि लास्ट तक भी पैसेज में ना ये रेजोल्यूशन आया ही नहीं. ऑथर ने अपना एक स्टैंस बताया कि लास्ट में भी इस चीज़ के ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कि जो ओशो ने बोला वो सही बोला गया या सिर्फ वो बचने का तरीका था. ओके, वी डोंट नो द आंसर. थर्ड पे आते हैं. द पैसेज एग्जामिन्स द टेंशन बिटवीन ओशोज टीचिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम
and the concentrated authority his communal structures required, and how he reframed rather than resolved this contradiction. Perfect. उसने डिस्कशन को ही रिफ्रेम कर दिया. ओशो ने what he did, he reframed it. ओके, ओशो बोलते हैं कि भाई तुम कंसिस्टेंसी डिमांड कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी तो सिस्टम में होती नहीं है एक्चुअल सिस्टम्स के अंदर, और कंसिस्टेंसी डिमांड करना भी एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है. ओके, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम उस फिक्स्ड आइडेंटिटी से आज़ाद हो. ओके, सो व्हाई आर यू डिमांडिंग कंसिस्टेंसी? Okay, so he was able to deflect, he was able to reframe the debate, he was able to reframe. उसने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, उसने उस क्वेश्चन को ही घुमा दिया, उसको ही reframe कर दिया. Okay, the passage traces how Osho's rejection of asceticism in favor of Zorba the Buddha was widely accepted by traditional. Okay, this is obviously wrong. Widely accepted by traditional Indian philosophers, ये तो कहीं नहीं लिखा कि जोरबा द बुद्धा कंसेप्ट जो है वो इंडियन फिलोसफर्स ने वाइडली एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है वैलिड पाथ एनलाइटनमेंट का. ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग. सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर. द टोन ऑफ द पैसेज, द टोन द ऑथर अडॉप्ट्स टुवर्ड्स ओशोस फिलॉसफी अक्रॉस द पैसेज. कैसी टोन है? ओपनली एडमायरिंग, ट्रीटिंग ओशोस सिंथेसिस ऑफ सेंसुअलिटी एंड मेडिटेशन एज सेटल्ड फिलोसफिकल अचीवमेंट. ऑब्वियसली गलत है, ये सेटल नहीं हुआ, अभी भी इस पर डिबेट चल रही है, अभी भी इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है. ओके, एंड ही इज नॉट ओपनली एडमायरिंग एज वेल. एनालिटिकल एंड इवन हैंडेड. देखो, इवन हैंडेड का मतलब दोनों तरफ की बातें ऑथर रख रहा है, सपोर्टर्स की बात भी कर रहा है, जो क्रिटिक्स थे उनकी बात भी कर रहा है, दोनों के लॉजिक बता रहा है. सो ही इज इवन हैंडेड. एनालिसिस हो रहा है इशू का, प्रेजेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ द लॉजिक, presenting both the internal logic of the Osho's position and the objections raised against it without ultimately resolving which view is correct. ये सबसे परफेक्ट है, क्योंकि लास्ट तक भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आया. परफेक्ट ऑप्शन. माइल्डली डिराइजिव. यार देखो, ऑथर यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी के ऊपर हंस नहीं रहा, तो दिस इज रॉन्ग. फ्रेमिंग Osho's response to criticism as evasive maneuvers rather than substantiative philosophical. Again same problem. ऑथर ने बोला ही नहीं कि ये बचने के तरीके हैं. इसके ऊपर तो अभी ओपन क्वेश्चन है, अभी तो डिबेट अभी भी खुला है, कोई इसका रेजोल्यूशन नहीं आया. न्यूट्रल टू द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस. ऑथर इंडिफरेंट नहीं है. ठीक है, देखो ऑथर ऐसा नहीं है कि ऐसा एक स्टैंस ले लिया उसने कि देखो यार मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो इस चीज में पढ़ा ही नहीं हूं, या मेरा तो इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है. ही इज नॉट इंडिफरेंट. Okay, you can say that he is neutral, but he's not indifferent. Okay, cataloging philosophical positions without indicating any evaluative stance towards their credibility. Obviously, he's trying to analyze the things. He's trying to look at both the angles, both the sides. ठीक है, तो indifferent बोलना या फिर ये बोलना कि सिर्फ कैटलॉग कर रहा है, this would again be a wrong option. The best answer would be second, B option. Third question, a spiritual group requires members to defer major decisions to a central teacher while promoting individual liberation from external control. Which option best parallels Osho's defenders' justification of this contradiction? एक स्पिरिचुअल टीचर है जो रिक्वायर करता है अपने मेंबर्स को कि वो अपने मेजर डिसीजंस को डेफर करें. डेफर का मतलब कहते हैं ना भाई, मैं ये चीज नहीं कर रहा, मैं इस पर्सन की अथॉरिटी को डेफर करता हूं. दैट मीन्स आई ओबे द अथॉरिटी ऑफ दिस पर्सन, आई डेफर टू द अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन. सो व्हेन दे आर डेफरिंग द मेजर डिसीजन टू अ सेंट्रल टीचर, इट मीन्स कि वो सेंट्रल जो टीचर है ना, उसके डिसीजन को ये लोग मानेंगे. तो एक स्पिरिचुअल ग्रुप है जो कि रिक्वायर करता है अपने मेंबर्स को कि वो एक सेंट्रल टीचर की बात माने, जबकि वो खुद ये प्रमोट करता है सेंट्रल टीचर कि इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, लिबरेशन मतलब फ्रीडम एक्सटर्नल कंट्रोल से. तो ये कुछ वैसी बात होगी ओशो वाली कि टीचर खुद बोलता है कि आप फ्री होने चाहिए, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई अथॉरिटी आपके ऊपर काम नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस ग्रुप की रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें डिसीजन को लेना है, मेजर डिसीजन को तो जो हेड है उससे पूछो. ओके, टू अ सेंट्रल टीचर, वो सेंट्रल टीचर हेड है. ओके, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. Which option best parallels Osho's defenders' justification of this contradiction? अब ओशो के डिफेंडर जैसा लॉजिक तुम्हें यहां पे ढूंढना है.
तो ओशो के डिफेंडर ने जिस तरह का लॉजिक दिया था ना ओशो को डिफेंड करने के लिए, वैसा ही सिमिलर लॉजिक तुम्हें ढूंढना है, मतलब पैरेलल लॉजिक। ओके, तो सबसे पहले तो ओशो के डिफेंडर्स को देख लेते हैं उन्होंने क्या लॉजिक दिया था। तो ओशो के डिफेंडर्स ने, ओके देखो, ओके okay, look at this guys, this is the part, look at this. Osho's defenders countered that surrender to a master was itself a meditative device, a temporary scaffold meant to dissolve the ego's resistance rather than a permanent hierarchy. तो बेसिकली ओशो के डिफेंडर्स ने ये बोला था कि जिसको तुम कंट्रोल कह रहे हो ना, वो अपने आप में एक मेडिटेटिव डिवाइस है और वो एक टेम्पररी तरीका है तुम्हारे ईगो को डिसॉल्व करने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है दैट दिस इज टेम्पररी स्ट्रक्चर meant to dissolve the ego resistance rather than a permanent hierarchy. तो डिफेंडर्स ने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने कोई हायरार्की बना दी कि तुम्हारे से ऊपर कोई है और तुम उसके नीचे हो, नहीं, ये एक तरीका है मेडिटेशन का और ये सिखाया जा रहा है तुम्हें कि कैसे तुम अपनी ईगो को डिसॉल्व करोगे, क्योंकि अगर मास्टर तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हारी ईगो जो है वो डिसॉल्व हो रही है एंड दिस इज टेम्पररी जस्ट फॉर द लर्निंग पार्ट। अब एक ऐसा सिमिलर लॉजिक हम लोग वहां पे भी ढूंढते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्पररी है। लुक एट दिस, सॉरी, a deference functions as a deliberate temporary practice designed to dissolve the member's egoic resistance rather than a permanent transfer of authority. बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, आंसर हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है कि टेम्पररी प्रैक्टिस है तुम्हारी ईगो को डिसॉल्व करने के लिए, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी नहीं है। ए ऑप्शन परफेक्ट है। द डिफरेंस इज जस्टिफाइड बिकॉज द टीचर्स अथॉरिटी वंस ग्रांटेड बिकम्स इररिवोकेबल। अब देखो यार, इररिवोकेबल का मतलब हो गया परमानेंट, जिस चीज को आप रिवोक नहीं कर सकते दैट मीन्स वो परमानेंट हो गई। तो अगर मैं कह रहा हूं कि टीचर की अथॉरिटी परमानेंट है तो ये तो हमारे पैसेज के मैसेज के साथ मैच नहीं कर रहा ना, ये तो अगेंस्ट हो गया, ये तो उल्टा हो गया, इसको हटा सकते हैं। द डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफिकल अचीवमेंट इन विच द डिस्टिंक्शन बिटवीन टीचर एंड डिसाइपल्स हैज ऑलरेडी बीन फुल्ली डिसॉल्व्ड, मास्क मेकिंग क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी इररिलेवेंट। सी, it's not about making the question of authority irrelevant, it's about the fact that this is basically a temporary phase designed to teach you something, in this case designed to teach you how to dissolve your ego। ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा मैच। the difference is not a contradiction because the true individual liberation always requires overthrowing any external teacher। देखो यार, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऑलवेज की वजह से एक्सट्रीम हो रहा है और फिर आपने लिखा है कि टीचर को ही हटा दो, ओवरथ्रोइंग एनी एक्सटर्नल टीचर हु क्लेम्स अथॉरिटी, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, ये भी गलत है। आंसर क्या होने वाला है? माय आंसर इज गोना बी ए ऑप्शन। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। ठीक है, तो इसको तुम्हें ट्राई करना है। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज आई बिलीव यू शुड बी एबल टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। And before we wind up, okay guys, CAT 2026 self-paced batch. So आप में से जो serious students हैं और considering a 99 plus percentile on the CAT paper, okay, do consider this batch. ये batch उन लोगों को specifically suit करता है जो लोग खुद से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको चाहिए सारे sessions recorded format में, so that जो sessions वो attend करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से, अपने pace पे, अपने time के हिसाब से अटेंड कर सकते हैं। सो इन दिस बैच यू गेट ऑल दोज रिकॉर्डेड सेशंस इन अ सिंगल शॉट एंड देन जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसमें लाइव सेशंस भी मिलते हैं। लाइव सेशंस कौन से? लाइव सेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं जो हमारे बूस्टर बैच के लाइव सेशंस है, कैट बूस्टर बैच के। ठीक है, तो नॉर्मल सेशंस आपको सारे मिल जाएंगे प्री रिकॉर्डेड 300 प्लस, उसके बाद बूस्टर बैच के आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, देन यू हैव 150 प्लस टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल मॉक्स, 25 फुल लेंथ मॉक्स विद वीडियो एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, सो गाइस दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, यू कैन चेक आउट द कोर्स। ओके, और खास करके ये उनको सूट करता है जो अपने हिसाब से अपने पेस पे पढ़ाई करना चाहते हैं। ओके, वेदर यू आर अ ड्रॉपर और समवन
who is looking at preparation at her own pace. Okay, so do check it out. And I believe all of you already know about the last mile batch. तो ये हमारा full comprehensive आखिरी बैच है. तो अगर आप लाइव सेशंस के थ्रू पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बाकी यू वांट everything else like the topic test, mocks, full length mocks, okay, sectional mocks, full length cat mocks, physical booklets, mentorship sessions, तो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो. उसमें 3 प्लान्स हैं, उनके डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स. ये ऑफिस नंबर्स हैं, ठीक है, इनको आप कॉल करके यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ दिस बैच. ओके, and finally we have the NMAT, SNAP, CMAT, MHCT and CUET batch 2. okay, these are going to be the teachers in this batch. तो अगर आप OMAT का प्लान कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन दी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स यू आर प्लानिंग टू राइट इन OMATs, ये 2 प्लान्स हमारे पास हैं. आपको जो भी प्लान सूट करता है आप चेक कर सकते हो. एंड बिफोर वी एंड द सेशन गाइस, डू इट अ लाइक. सेशन पसंद आया हो तो गिव इट अ लाइक. Okay, you can also suggest the next topic you want me to cover. Okay, so you can suggest that, and you can also leave a comment about whatever you felt about the session. So that's it. I'm going to see you in the next session. Bye bye. Take care.